सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी भारत के भौतिक प्रदेशों की, और भौतिक प्रदेशों में भी लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी वो भारत के द्वीप समूह, यानी कि भारत के वे हिस्सा जो द्वीपों के रूप में स्थित हैं या द्वीपों का एक समूह के रूप में स्थित हैं। तो हमने उनको पढ़ा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों की। देखिए, एक टॉपिक बनता है, आप लोगों ने सुना होगा, भारत का अपवाह तंत्र। भारत का अपवाह तंत्र। अब इस भारत के अपवाह तंत्र में हम लोग नदियाँ, झीलें, झरने, तालाब, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। यानी कि जो भी एक बहते हुए पानी का स्वरूप है उसे हम अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। अब इस अपवाह तंत्र में पहला टॉपिक आता है हमारा नदियाँ। नदियाँ। अब नदी किसे कहते हैं? पहला शब्द हमारा आया नदी। अब नदी की परिभाषा के रूप में हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में छोटी छोटी वितरिकाओं के माध्यम से जल आकर एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है तो वह नदी कहलाती है। छोटा सा सुन लीजिए फिर शब्द। मान लो ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में मान लो यहाँ का पानी ऐसे छोटी सी वितरिका आई, यहाँ से ऐसे आई, यहाँ से, भाई मान लो ये निचला क्षेत्र है, ये आई, ये आई, यहाँ से ऐसे बहुत सारी वितरिकाएं आई, और अब यहाँ से इसका एक पानी बह के निकल गया ये। तो ये जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र का जो जल है वो इन छोटी छोटी वितरिकाओं के माध्यम से या छोटी छोटी नालों के माध्यम से वो पानी एकत्रित हुआ निचले स्थान पर, यहाँ से वो एक धारा के रूप में बह के निकला, तो ये क्या कहलाई? नदी। अब जितने भी क्षेत्र का ये पानी आया उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? नदी, द्रोणी, दूसरा शब्द आ गया। तो नदी की परिभाषा हो गई, और नदी, द्रोणी, नदी बेसिन। अब नदी बेसिन क्या होता है? नदी बेसिन का मतलब होता है कि अब जब ये नदी बह के जा रही है तो इस नदी के जहां जहां तक सिंचाई होती है, मान लो ये एरिया, इस नदी के दाहिनी ओर और इस नदी के बाईं ओर, ये जो सिंचाई का जो क्षेत्र बनता है, ये पूरा का पूरा ये वाला, ये एक नदी बेसिन कहलाता है। जैसे मान लो ये गंगा नदी है तो ये गंगा नदी बेसिन कहलाएगा। यानी कि संबंधित नदी का सिंचाई क्षेत्र, जहां जहां तक उस नदी का पानी जाता है वह नदी बेसिन कहलाता है, नदी का अपवाह क्षेत्र कहलाता है। अब अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, एक शब्द, दो, तीन। नदी बेसिन। बेसिन का मतलब होता है जहां तक सिंचाई का काम होता है वहां तक का, और अपवाह क्षेत्र, चौथा पॉइंट, अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र में वह पूरा क्षेत्र आता है जहां से नदी निकली और जहां तक नदी पहुंची। अब इस बीच में भी बहुत सारी नदियां इसमें आके मिलेंगी, सहायक नदियां, ऐसे ये। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र। दोनों ही शब्द समान है, छोटा सा अंतर है। जिस क्षेत्र में कर नदी प्रवाहित होती है वह क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र कहलाता है, और अपवाह क्षेत्र, जितने भी क्षेत्र का पानी इस नदी में बहता है वो अपवाह क्षेत्र कहलाता है।
ध्यान रखना, दोबारा से फिर सुन लो। प्रवाह क्षेत्र जहां से नदी बहती है, अपवाह क्षेत्र जहां तक नदी का पानी सिंचाई के रूप में जाए, चाहे वो सहायक नदियों के रूप में वहां का जल उस नदी में आके मिले, वो पूरा के पूरा क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? अपवाह क्षेत्र कहलाता है। नदी, नदी द्रोणी, नदी बेसिन, अपवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, हमने सारे शब्द जो नदी से संबंधित थे उनकी बात कर ली। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि एक नदी क्या होती है। निश्चित रूप से ऊंचाई वाले स्थानों से नीचे के क्षेत्रों की ओर एक धारा के रूप में जल का बहना नदी कहलाता है। परिभाषा को स्पष्ट कर लीजिए। एक नदी ऊंचाई वाले क्षेत्रों से, परिभाषा ऊंचाई वाले क्षेत्रों से निचले क्षेत्रों की ओर जल का एक धारा के रूप में बहना नदी कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी कहलाता है। अब ये नदी कितने प्रकार की होती है? भारत में नदियों को एक सारणी के रूप में समझाया जा सकता है, अर्थात नदी वर्गीकरण। तो नदी वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो ये एक परिभाषा है, इसको आप लिख लीजिएगा। नदी की जो परिभाषा है और उसके बाद नदियों के जो प्रकार हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये भारत की नदियां हैं। ये हैं हिमालयी नदियां, और नंबर 2 प्रायद्वीपीय नदियां। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा हमने? 2 भागों में बांटा, हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। इनको हम उत्तर भारत की नदी भी कह सकते हैं। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। देखिए, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, अगर हम बात करें अपवाह तंत्र के आधार पर, तो यही 2 प्रकार भारत में नदियों के बनते हैं, उत्तर भारत नदियां और दक्षिण भारत की नदियां। अब उत्तर भारत की नदियों की बात करें तो एक नदी तंत्र होता है जिसमें नदी और उसकी सहायक नदियां शामिल होती हैं। एक शब्द है नदी तंत्र। देखिए, आगे चल के और भी बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, उनको मैं बताता रहूँगा। एक नदी तंत्र नामक एक शब्द है यहाँ पर, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि नदी तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें एक बड़ी नदी और उसकी अन्य सहायक नदियाँ शामिल होती हैं, जिनका पानी उस एक मुख्य नदी के रूप में बहता है। अब इसको 3 नदी तंत्रों में बांटा गया है। कितने नदी तंत्रों में? 3 नदी तंत्रों में। नंबर पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र, और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी
तंत्र। उत्तर भारत की नदियों को या हिमालय की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये एक 3 नदी तंत्र हैं। जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी। दो भागों में हमने प्रायद्वीपीय नदियों को बांट दिया। देखिए मैं यहाँ पर एक मैप बना रहा हूँ, आपको छोटा सा ध्यान रखिएगा। ये अपना भारत है और इस भारत में यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। आपने भारत के परिचय में पढ़ा होगा कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा। अब इस रेखा के ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे उत्तरी भारत और इसको कहेंगे हम दक्षिणी भारत। तो ये 2 नदियां हैं हमारी 2 प्रकार की, एक उत्तर भारत की नदियां और एक दक्षिण भारत की नदियां। इन्हें हम प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं क्योंकि ये प्रायद्वीप बनता है हमारा। भारत की जो दक्षिणतम स्थिति है वो कुछ ऐसी शेप है उसकी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हो गई। और ये उत्तर भारत नदियां, क्योंकि इनका अधिकांश का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है? सभी नदियों का हिमालय पर्वत से, क्योंकि भौतिक प्रदेशों में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये हिमालय पर्वत है, ये पूरा ये वाला। तो यहाँ से निकलता तो ये हिमालय की नदियाँ हैं और इन नदियों का क्षेत्र प्रायद्वीप से होता है, पठार से होता है। तो ये दक्षिण भारतीय नदियाँ एक प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र में। तो सिंधु नदी तंत्र में एक नदियाँ आती हैं हमारी। नंबर 1 सिंधु नदी, नंबर 2 चिनाब नदी, नंबर 3 झेलम नदी, 4 रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। ये हमारा एक तंत्र बनता है जिसे हम सिंधु नदी तंत्र कहते हैं। अगला बनता है हमारा गंगा नदी तंत्र, जिसमें शामिल है स्वयं गंगा नदी। दूसरा अपना बनता है यमुना नदी। तीसरी बनती हमारी चंबल नदी जो कि राजस्थान से जाती है। चौथा अपना गोमती नदी। पांचवा सोन नदी। छठवां गंडक नदी। सातवां कोसी नदी। आठवां दामोदर नदी। नवा शारदा नदी। और भी छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं। तो एक ये पूरा तंत्र बनता है वो गंगा नदी का तंत्र बनता है। जो ये जितनी भी सहायक नदियां हैं ये सभी आके किस में मिलती हैं? गंगा नदी में। यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? गंगा नदी। और यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी आती है हमारी। और ब्रह्मपुत्र नदी में नंबर 1 स्वयं
ब्रह्मपुत्र नदी, नंबर 2 दिहांग नदी, नंबर 3 दिबांग नदी, नंबर 4 लोहित नदी, सांगपो, नदी। तो ये और भी नदियां हैं। तो ये इनका एक संयुक्त जो मुख्य नदी बनती है वो ब्रह्मपुत्र नदी बनती है, क्योंकि ये सभी नदियां अपना जल किस में लाती हैं? ब्रह्मपुत्र में लाती हैं। कुछ ब्रह्मपुत्र के उपनाम भी हैं, जैसे सांगपो नदी है तो नेपाल में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, यानी कि तिब्बत के पठार चीन में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये बांग्लादेश में मिलती हैं, तो वहाँ हम डिटेल पढ़ेंगे इनकी, तब आगे बात करेंगे। अगली हम बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की। तो यहाँ पर कोई तंत्र नहीं बनता, स्वयं अकेली नदी है। हालांकि छोटी मोटी और भी नदी होंगी तो वो एक अलग से ही स्वयं जाके नदी गिरती है। तो नंबर 1 नदी बनती है यहाँ पर तापी नदी, इसको ताप्ती भी बोलते हैं, ताप्ती नदी। दूसरा नर्मदा नदी, तीसरा माही नदी, चौथा साबरमती नदी, और 5वां गोवा से निकलती है एक छोटी सी नदी है, तो वो नदी है, आ जाएगा उसका नाम लिख देंगे। ये अपनी बनती हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। उसके बाद अपना पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, ये नंबर 1 महानदी, नंबर 2 गोदावरी, नंबर 3 कृष्णा, और नंबर 4 कावेरी नदी। ये अपनी मुख्य नदियां हैं जो एक पूरे भारत का एक अपवाह तंत्र बनाती है, पूरे भारत में बहती है। यहाँ छोटा सा समझ लीजिए आप लोग, एक मैप बना देता हूँ, पहले आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे ये आपके अच्छे से समझ में आ जाए। समझ लीजिएगा, भारत की नदियाँ 2 भागों में हैं और दोनों भागों का एक पूरी डिटेल, कौन कौन सी नदियाँ किस पार्ट के अंतर्गत आती हैं, वो सभी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की। देखिए, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ होके जाती है, ये पूरा एक इसके उद्गम स्थान से जहाँ तक ये पहुँचती है वहाँ तक का पूरा ब्यौरा हम आप लोगों को बता रहे हैं। यह तिब्बत के पठार के पास से निकलती है, यानी कि हिमालय से निकलती है, और हिमालय में भी यह कौन सी जगह से निकलती है वो भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, देखिए यहाँ एक भारत का मैप बनाता हूँ मैं आपको बड़ा सा। ये एक भारत का मैप बना है। देखिए, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ मैं इसको।
हाँ, जो भी है मैप बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ एक जगह है तिब्बत के पठार पर, हिमालय पर्वत में कैलाश पर्वत है, और उस कैलाश पर्वत पर एक मानसरोवर झील है। यहाँ पर कौन सी झील है? कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील बहुत बड़ी विशाल झील है। इस झील के पश्चिमी भाग से सिंधु नदी निकलती है। तिब्बत के पठार में एक कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील के पश्चिमी भाग से यह नदी निकलती है, सिंधु नदी, और सीधे सिंधु नदी प्रवेश करती है भारत में। और भारत में लेह लद्दाख जो आज यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, उस केंद्र शासित प्रदेश में यह जाके प्रवेश करती है। यानी कि लेह क्षेत्र में, जो लेह डिस्ट्रिक्ट है आज हमारे भारत में, वो लेह डिस्ट्रिक्ट में यह प्रवेश करती है। और लेह डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते ही यहाँ पर एक लद्दाख नदी है, वो इसमें मिलती है। ऐसे लद्दाख नदी बता देता हूँ आपको, लद्दाख नदी। उसके बाद में ये आगे जाती है, तो आगे जाके इसमें एक नदी मिलती है, क्योंकि यह नुब्रा घाटी से बहती है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के जो मध्य एक घाटी है, नुब्रा घाटी, उस नुब्रा घाटी से यह बहती है। और उस नुब्रा घाटी से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, जिसे क्या कहते हैं? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी, तो नुब्रा नदी सिंधु नदी में मिलती है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे यह गिलगित क्षेत्र में प्रवेश करती है। और गिलगित क्षेत्र से फिर एक नदी आती है, जिसे हम गिलगित नदी कहते हैं, गिलगित नदी। यहाँ से गिलगित नदी बहती है, और जैसे ही हम आगे चलते हैं पर सीधे ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में बहते हुए यह फिर अरब सागर में जाती है। ये क्या है? अरब सागर। यह सिंधु नदी का जो भारत में अपवाह क्षेत्र है, उसकी हमने बात की। लद्दाख नदी, नुब्रा नदी, गिलगित नदी, ये इस सिंधु नदी की एक सहायक नदियां हैं। एक श्योक नदी भी यहाँ पर आके मिलती है, श्योक नदी, श्योक नदी। और इधर से द्रास सेक्टर से एक द्रास नदी, द्रास नदी भी यहाँ पर जाती है। छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पर शब्द द्रास। यानी कि मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने इन नदियों के नाम अब तक नहीं सुने होंगे, क्योंकि इतनी डिटेल्स में नदियाँ कभी आप लोगों ने पढ़ी ही नहीं। आज थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यह जो क्वेश्चन बनते हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में, वो बहुत गहराई से बनते हैं। तो छोटी छोटी सी नदियाँ, चाहे छोटा सा कोई नाला ही है, लेकिन अगर वो महान किसी नदी का हिस्सा है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांस बनते हैं। तो ये द्रास नदी एक द्रास सेक्टर है। पीओके से पहले हमारे भारत में जो अधिकृत कश्मीर है उसी का हिस्सा है। तो यहाँ पर, और ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये अपना पीओके में स्थित है। इनकी पाक अधिकृत कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, लेकिन कब्जा पाकिस्तान का है। तो वहाँ से ये गिलगित नदी, श्योक, नुब्रा नदी ये आके मिलती हैं और फिर सीधी ये पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं झेलम नदी की। यहीं पर एक जगह है, ये चीन में ही कैलाश पर्वत के पास में एक झील है, वेरीनाग झील। ये कैलाश पर्वत है और यहाँ पर कश्मीर में झील है। ये यहाँ पर, ये कश्मीर में वेरीनाग झील। इस वेरीनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी श्रीनगर
इसके किनारे स्थित है और श्रीनगर के पास में वुलर झील है, ये रही वुलर झील, ऐसे ये वुलर झील है। एक मैप बना दूंगा अलग से आपको, मैं थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में समझा रहा हूँ अभी। तो वुलर झील में गिरती है और वुलर झील से आगे ये सीधी जाती है और मिठानकोट के पास में ये यहाँ पर मिठानकोट पाकिस्तान में जाके ये किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। अब हम बात करते हैं अगली नदी की। इसका इतना ही काम है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर स्थित है और यह वुलर झील में गिरती है और वेरीनाग झील से निकलती है और मिठानकोट में जाके ये पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहीं पर एक जगह है जहाँ से अपनी चिनाब नदी निकलती है, बारालाचा दर्रा। एक बारालाचा दर्रा है जिसमें से यह चंद्रा और भागा के नाम से यह नदी निकलती है। यहाँ पर यह स्थान है, यहाँ से यह एक दो भागों में बंटती है, चंद्रा और भागा। आगे जाके यह नदी एक स्थान पर दोनों जाके मिल जाती हैं जहाँ से यह चिनाब के नाम से जानी जाती है, ऐसे। और फिर यह चिनाब नदी भी जम्मू और जो उधमपुर शहर है उसके बीच के पार्ट से निकलती हुई और पाकिस्तान में चली जाती है और जाके यहाँ पर चिनाब नदी में सिंधु झेलम नदी में जाके मिल जाती है। जो ये झेलम नदी मिठानकोट में मिली थी ना, उससे मिठानकोट से पहले ही यह चिनाब नदी झेलम नदी में मिल जाती है। तो यहाँ तक का जो एरिया इनका बनता है वो चिनाब नदी का बनता है। उसके बाद में ये बारालाचा दर्रा था, यहाँ पर ये पूरा का पूरा बारालाचा, और ये है अपना एक बारालाचा के पास में ही एक दूसरा दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। हिमाचल में है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। दोनों ही हिमाचल प्रदेश के हिस्सा हैं ये बारालाचा और रोहतांग। तो इस रोहतांग दर्रे से जो निकलने वाली नदी है वो है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ये रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कभी आप गए हो कोई भी रोहतांग में, जो मनाली से ऊपर जाते हैं रोहतांग, जहाँ पर एक नई सड़क बनाई गई है अब, जिसका मोदी जी उद्घाटन करेंगे, तो वहाँ से अगर हम लेह लद्दाख भी जाएं तो मात्र 6 घंटे का रास्ता रह जाएगा, जो कि पहले 12-13 घंटे का जो रास्ता था वो वहाँ पर एक सुरंग बनाई गई है। तो वो बारालाचा दर्रे से ही बनाई गई, रोहतांग दर्रे से ही बनाई गई है। तो रोहतांग दर्रे से बारालाचा दर्रा पहुँचेंगे, बारालाचा दर्रे से फिर लद्दाख पहुँचेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है उस एरिया में और ऐसे क्षेत्र में एक इतना बड़ा काम करना। तो वहाँ पूरा बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ़ पड़ती है, लोग पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो वहीं पर जैसे ही हम लोग रोहतांग में पहुँचते हैं तो हम बर्फीले क्षेत्र के पीछे की साइड में, पहाड़ से पहले वो एक नदी बहती है, वो रावी नदी ही है। तो वो रावी नदी इस मनाली के साथ साथ आती है और जब कभी गए हैं तो रास्ते में वो पूरा जो एक घाटी का क्षेत्र पड़ता है, रास्ते के पास में जो नदी बहती हुई आती है वो रावी नदी ही है। कभी आप जाएं तो देखना। तो रावी नदी वहाँ से आती है और जैसे ही रावी नदी हिमाचल क्रॉस करती है और हिमाचल से आगे फिर सीधे जम्मू में जाके और ये चिनाब में मिल जाती है। आपस में ये सभी नदियाँ एक दूसरे की सहयोगी हैं, तो इन नदियों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक राक्षस ताल है, ये अपनी सिंधु नदी थी, सिंधु, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, और अब अगली नदी है व्यास नदी। ये व्यास नदी
व्यास कुंड से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड है, हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड। तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और जाके ये पाकिस्तान में जाती है। और राक्षस ताल जो कि तिब्बत के पठार में स्थित है, इस राक्षस ताल देखिए एक प्राचीनतम कहानी है, प्राचीनतम घटना है यहाँ पर घटी थी। आप लोगों ने गणेश के जन्म से संबंधित एक घटना सुनी होगी, जब गणेश जी का सिर काटा था भगवान शिव ने और फिर एक हाथी का सिर उनके लगाया था, हाथी के बच्चे का सिर लगाया था उनके। तो वही सिस्टम है कि ये कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है। तो यहाँ पर तो पार्वती और शिव रहते थे कैलाश पर्वत पर, और यहाँ जो ये झील है जिसको हम मानसरोवर झील कहते हैं, इस मानसरोवर झील में पार्वती माँ स्नान करती थी। तो पार्वती माँ गणेश जी को वहाँ पर अपनी शक्ति से उत्पन्न जो गणेश जी उनका पुत्र था उनको गेट पर खड़ा करके गई थी और फिर यहाँ स्नान कर रही थी। तो निश्चित है कि प्राचीनतम कथाओं में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहाँ पर देवता कुछ कार्य करते हैं तो वहीं पर पास में राक्षस भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर राक्षस रहते थे, तो यहाँ राक्षसों के नहाने का स्थान था और यहाँ पार्वती माँ का नहाने का स्थान था। तो राक्षस पार्वती माँ को परेशान करते थे, तो तभी उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि भगवान शिव तो घर रहते नहीं थे, बहुत सारे काम थे, चले जाया करते थे, तो वहाँ गणेश जी उनकी रक्षा के लिए थे। तो ये वही राक्षस ताल है जहाँ राक्षस रहा करते थे और ये मानसरोवर झील है। तो राक्षस ताल से निकलती है हमारी सतलज नदी, ये है सतलज नदी, ये सतलज नदी। तो सतलज नदी यहाँ से निकली और देखिए जो एरिया है ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ तो उत्तराखंड है, ये जितना भी एरिया है वो सारा का सारा उत्तराखंड से ऊपर हिमाचल प्रदेश से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हिमाचल प्रदेश से। तो ये आप लोग गौर नहीं करिएगा इस चीज़ को कि सर ने यहाँ से निकाल दी नदी, क्योंकि अगर हम इसी जगह पर इन सारी नदियों को करें तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा और अक्षर बहुत छोटे लिखने पड़ेंगे हमको। तो यहाँ से ये नदी निकली राक्षस ताल और फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया सतलज नदी ने, और हिमाचल प्रदेश के बाद ये पंजाब में आती है। ये रावी नदी भी पंजाब में आती है, सॉरी व्यास नदी, ये भी पंजाब में बह के और फिर ऐसे जाती है। तो यहाँ पर एक जगह है पंजाब में, ये राक्षस ताल से जब आती है तो यहाँ एक सिपकीला दर्रा पड़ता है, सिपकीला, ये दर्रा, ये सिपकीला दर्रा है। इस सिपकीला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर ये सतलज नदी एक हरिके बैराज है, एक जगह है हरिके बैराज, यहाँ पर ये पंजाब में हरिके बैराज। इस हरिके बैराज के पास ये आके और मिल जाती है किसमें? व्यास नदी में। व्यास नदी पर यहाँ एक पोंग बांध बना हुआ है, पोंग बांध, और यहाँ पर हरिके बैराज दोनों के संगम पर है। और उसके बाद यह एक सतलज नदी के रूप में आगे बहती है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो यह एक क्षेत्र बनता है हमारा सिंधु नदी तंत्र का। पूरा के पूरा एरिया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कुछ उत्तराखंड का हिस्सा है। तो ये पूरा के पूरा एरिया अपना एक संयुक्त जो तंत्र बनता है वो पूरा बनता है सिंधु नदी तंत्र का। किसका बनता है? सिंधु नदी तंत्र। अच्छे से आप लोग इनको पढ़िएगा। ये सिंधु नदी तंत्र आज मैंने आपको समझाया है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना कि अब एक एक नदी के बारे में अगर हम पढ़ें अलग से तो वो थोड़ा सा लिखावट यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें, इनका उद्गम स्थान हो गया, इनका समाप्ति स्थान हो गया, इनका जो प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, वो भी यहाँ पर क्लास में हो गया। तो विशेष रूप से अब हम एक सिंगल नदियों की बात कर लेते हैं कि कौन सी नदी
पर कौन कौन से बांध, क्या हिस्सा कहाँ कहाँ से कैसे बहती है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सिंधु नदी की जो लंबाई है टोटल वो 3880 किलोमीटर है। 3880 किलोमीटर। अब इस 3880 किलोमीटर में से मात्र 1134 किलोमीटर भारत में बहती है। ये 1134 किलोमीटर। देखिए हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। सिंधु नदी 1134 किलोमीटर भारत में, और टोटल इसकी जो लंबाई है वो है 3880 किलोमीटर। ये पूरी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ इस नदी की, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा जो डिटेल, और देखिएगा कि इसमें एक बांध बना हुआ है बंजी डैम। यहाँ पर सिंधु नदी का पीओके में एक बांध बना हुआ है बंजी डैम, BUNJI, बंजी डैम। कई बार ये हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण भी बना है बंजी डैम। तो ये एक अपने आप में भारत की तरफ से बनाया हुआ, पीओके में पाकिस्तान की तरफ से बनाया हुआ बांध था, जिस पर भारत ने विरोध दर्ज किया था और इसका निर्माण रोक दिया गया था। एक बार हम भी इस पर बांध बना रहे हैं तो उसका पाकिस्तान ने विरोध किया था, तो वो भी अब रुका हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपस में भारत पाकिस्तान में जब कोई विरोध बनता है तो इस नदी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने हमारे हिस्से का पानी भी पाकिस्तान के लिए छोड़ रखा है। कई बार हम बात करते हैं कि नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से इस नदी के पानी को हम और नदियों के माध्यम से भारत में लाने की कोशिश करते हैं, जो भारत के शुष्क क्षेत्र हैं। तो काम चल रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा तो इस नदी के पानी को रोक के हम हमारे क्षेत्र में ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं या दाहिनी ओर से मिलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो मैंने आपको ये बता भी दिया है कि ये यहाँ से सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से, तो जो ये इसका बहाव क्षेत्र है ऐसे, तो ऊपर से जो नदियाँ आके मिलेंगी वो तो निश्चित रूप से दाहिनी ओर की नदियाँ होंगी, यानी दाएं किनारे से जो नदियाँ प्रवेश कर रही हैं, और जो बाएं किनारे से प्रवेश कर रही हैं वो बाईं ओर की नदियाँ होंगी। तो बाईं ओर में तो एक द्रास नदी है यहाँ पर, और एक लद्दाख नदी है, ये लद्दाख नदी। उसके बाद में जितनी भी नदियां हैं, ये जैसे नुब्रा नदी है, श्योक नदी है या गिलगित नदी है, ये सभी दाईं ओर की इसमें नदियां हैं। दाहिनी ओर से आके इसमें ये बहती हैं। जास्कर, पंचपद, गिलगित, नुब्रा जो भी नदियां हैं ये दाहिनी ओर की नदियां हैं। और ये जास्कर और द्रास नदी, लद्दाख और जास्कर, ये नदियां ये बाईं ओर की नदियां हैं इसमें। उसके बाद में अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी की डिटेल में आप लोग लीजिएगा कि पहले झेलम नदी की डिटेल लिख लीजिएगा। झेलम नदी की जो लंबाई है हमारी वो है टोटल लंबाई 724 किलोमीटर। झेलम नदी 724 किलोमीटर टोटल, और 400 किलोमीटर ये भारत में है, यानी कि 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है और 400 किलोमीटर ये भारत में बहती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ तुलकुन नौबहन परियोजना स्थित है। यह वेरीनाग झील से निकलती है, बूलर झील में प्रवेश करती है। श्रीनगर इस नदी के किनारे पर स्थित है। और यह जो हमारी ये तुकलुन परियोजना थी, ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, तुकलुन परियोजना जल विद्युत परियोजना है। इसका पाकिस्तान ने विरोध किया था, पाक ने विरोध किया था, लेकिन हमने इस परियोजना को पूर्ण रूप से बना दिया गया था और चालू है आज ये परियोजना। उसके बाद में हम बात करते हैं
चिनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है और बारालाचा दर्रे से निकलते समय ये दो धाराओं में बहकर निकलती है, एक तो चंद्रा नदी और एक भागा नदी। तो चंद्रा और भागा आगे चल के ये दोनों नदियाँ एक नदी के रूप में बहती हैं, तो वहाँ से चंद्रभागा नदी कहते हैं, और थोड़ी दूर पर आगे चल के इसका नाम परिवर्तित हो जाता है और उसे चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ परियोजनाएं हैं। चिनाब नदी जैसे बगलिहार परियोजना अपना दूसरा है दुलहस्ती परियोजना और एक सलाल परियोजना। ये चिनाब नदी की कुछ परियोजनाएं हैं और 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1180 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई है चिनाब नदी की। इसको भारत की लंबाई में भी परिवर्तित किया, भारत में इसकी लंबाई है, वैसे इसकी 1400 किलोमीटर की लंबाई है। ये एक चिनाब नदी के संबंध में हमारा थोड़ा सा तथ्य आपके सामने प्रस्तुत है। उसके बाद में रावी नदी है। रावी नदी की अगर हम बात करते हैं तो रावी नदी की इसका उद्गम मैंने बताया था आपको रोहतांग दर्रे से है। कहाँ से है? रोहतांग दर्रे से है इसका उद्गम। ये रावी नदी है, ये रही रावी नदी, इसका रोहतांग दर्रे से उद्गम है और रोहतांग के बाद ये निकलकर हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश के बाद ये थोड़ा सा पंजाब के हिस्सा में बहती हुई पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है, यानी कि रावी नदी 725 किलोमीटर लंबाई, यानी कि लाहौर और चंबा दो शहर हैं वो पाकिस्तान में इस नदी के किनारे स्थित हैं। लाहौर और चंबा ये रावी नदी के किनारे पर स्थित हैं और रावी नदी पर पाकिस्तान में भी कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो इसमें भी हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाता है। यानी रावी नदी और सिंधु नदी और झेलम नदी, तीन नदियों में हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाता है और यह झेलम नदी में जाके मिल जाती है। जो व्यास नदी बताया मैंने, व्यास कुंड से निकलती है और इसका आगे चल के ये हिमाचल प्रदेश में बहते हुए महाराणा प्रताप सागर जलाशय का निर्माण हुआ है इस पर। यानी हिमाचल प्रदेश में कौन सा निर्माण हुआ है, एक देख लीजिएगा, व्यास नदी। इसका उद्गम मैंने आपको बताया व्यास नदी का व्यास कुंड से होता है और व्यास कुंड से ये फिर हिमाचल प्रदेश में बहते हुए और पंजाब में बहती है और पंजाब में इस पर पोंग बांध बनाया गया है। क्या है? पोंग बांध। ये पोंग बांध एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है और उसके बाद इस पर सतलज नदी की बात करते हैं। सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी का उद्गम अपने हुआ था राक्षस ताल से और राक्षस ताल के बाद सिपकिला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और सिपकिला दर्रे के बाद ये हरिके नामक स्थान पर फिरोजपुर के पास में, पाकिस्तान का फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये हरिके बैराज का निर्माण करती है और हरिके बैराज से राजस्थान के लिए एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली गई है, जो कि राजस्थान की एक बहुत बड़ी नहर परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस हरिके बैराज से ही राजस्थान के लिए निकाली गई है। तो यह नदी एक राजस्थान के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, मानी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर भारत में। सतलज नदी का जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर भारत में और 1450 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई मानी जाती है। और अगली हम बात करते हैं इसमें कुछ परियोजनाओं की, तो इसमें
1500 मेगावाट बिजली की एक परियोजना है जिसे नाथपा झाकड़ी परियोजना के नाम से जाना जाता है। नाथपा झाकड़ी, देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट परियोजना है, नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये बहुत बड़ी परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित है। और यहाँ एक बात रह गई, तो व्यास नदी की लंबाई की बात कर रहे थे हम, तो 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये ध्यान रखिएगा। व्यास नदी की लंबाई 750 किलोमीटर है। और व्यास नदी के किनारे एक शहर स्थित है, मंडी शहर, हिमाचल प्रदेश का, शॉर्ट में लिख रहा हूँ HP का, मंडी बहुत बड़ा शहर है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ व्यास नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये सतलज नदी है। सतलज नदी के किनारे पंजाब में फतेहपुर शहर स्थित है। ये अपना एक आज बात हुई हमारी सिंधु नदी तंत्र की। एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, देखिए कुछ दोआब हैं, जैसे दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब, यानी कि आब मतलब होती है नदी और दो मतलब दो, टू, यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। अब इस दोआब का कई जगहों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, क्योंकि सिंधु और झेलम के बीच का दोआब और एक झेलम और चिनाब के बीच का दोआब। और हम दोआब में देखते हैं तो जैसे मान लो हम बात करते हैं ऐसे सिंधु और झेलम के बीच के दोआब की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं सिंधु सागर दोआब। यहाँ देख लीजिएगा, सिंधु और झेलम, यह जो दोआब कहलाता है यह कहलाता है सिंधु सागर दोआब। दूसरा झेलम और चिनाब, यह जो चिनाब और झेलम के बीच का दोआब है यह कहलाता है छेज दोआब। CHE और J, छेज दोआब। और तीसरा चिनाब और रावी, इनके बीच का जो दोआब है, चिनाब और रावी के बीच का दोआब, ये कहलाता है रचना दोआब। रचना दोआब, यानी कि ये वाला झेलम और चिनाब के बीच का छेज, छह छत्री, छेज दोआब, और चिनाब और रावी के बीच का कहलाएगा रचना दोआब। और रावी और व्यास के बीच का, रावी और व्यास के बीच का जो दोआब है वो कहलाएगा बरी दोआब। बरी दोआब। और पांचवा लास्ट, व्यास और सतलज के बीच का जो दोआब है ये कहलाएगा विष्ट दोआब। विष्ट दोआब। देखिए आप लोगों के समझ में आ गए होंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा और अपनी नोटबुक में एक अलग से खुद इन नदियों का एक नक्शा तैयार कीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है वो सिंधु सागर दोआब, यानी जो बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है, सिंधु सागर दोआब। फिर जो झेलम और चिनाब के बीच का दोआब है वो छेज दोआब कहलाएगा, पूरा पूरा एरिया दो नदियों के बीच का। फिर चिनाब और रावी के बीच का रचना दोआब कहलाएगा। इसके बाद रावी और व्यास के बीच का जो बरी दोआब है ये बरी दोआब, ये पूरा पूरा। और ये व्यास और सतलज के जो बीच का है वो विष्ट दोआब के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा नदी तंत्र की बात करेंगे अगली क्लास में। सभी लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। शायद मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करा दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।